नमस्कार, मैं सुकन्या सिंह आप सभी दर्शकों का अन्नदाता कार्यक्रम में स्वागत करती हूं। हमारे देश का किसान जन का पोषक है, वह श्रम का देवता है, अन्नदाता है। उसमें ही भारत की आत्मा निवास करती है। ऐसे ही किसानों की प्रगति के लिए हम खेती बाड़ी से जुड़ी हुई बहुत सी नई लाभकारी जानकारियां हर रोज सुबह लेकर आते हैं। तो चलिए कार्यक्रम शुरू करने से पहले देखते हैं क्या है आज के अन्नदाता में। हमारे प्रदेश के अनेक किसान भाई सब्जियों की खेती करके अधिक लाभ कमाते हैं। तो इसी के अंतर्गत हमारे जिन किसान भाइयों ने पत्ता गोभी की फसल लगाई है वह बढ़वार की अवस्था पर है। तो आप इस फसल से अच्छा उत्पादन प्राप्त करने के लिए कौन कौन से जरूरी कार्यों को करें, इसकी जानकारी दे रहे हैं फल अनुसंधान केंद्र ईंट खेड़ी जिला भोपाल के विषय विशेषज्ञ प्रवीण वर्डे से आज आपको पत्ता गोभी की खेती में किए जाने वाले कार्यों की चर्चा करूंगा। किसान भाई, अभी आप जो पत्ता गोभी की फसल लगा चुके होंगे, यह अभी करीब 1 से 1.5 महीने की अवस्था की हो चुकी होगी। इसमें क्या क्या कृषि कार्य किए जाए जिससे कि अच्छा उत्पादन प्राप्त हो सके। किसान भाइयों, पत्ता गोभी की फसल से अच्छा उत्पादन प्राप्त करने के लिए आप फसल को खरपतवारों से मुक्त रखते हुए सिंचाई और उर्वरकों का प्रयोग कैसे करें, इसकी जानकारी कुछ इस प्रकार से है। इसके बाद में हमें जैसे कि निंदाई गुड़ाई करना बहुत आवश्यक होता है। जैसे 25-30 दिन की अवस्था में हमें खेत को यदि खरपतवार से रहित कर दिया जाए तो उपज अच्छी प्राप्त होती है। खरपतवार नियंत्रण में आप जैसे कि जो अनवांछनीय पौधे इसे आप हटा दें और इसके लिए आप यांत्रिक विधि से इसमें कृषिकर्षण कर सकते हैं। जैसे निंदाई गुड़ाई खुरपी की सहायता से घास निकाल सकते हैं। किसान भाई, यदि आप कर देते तो यह खरपतवार नियंत्रण में सहायक होता है। तो किसान भाइयों, हमें इसका ध्यान रखना चाहिए कि खेत हमेशा खरपतवारों से रहित हो। इसके बाद में जैसा सिंचाई आता है, सिंचाई हमें करना बहुत आवश्यक होता है। सिंचाई से जैसे उपज अच्छी मिलती है और साथ में जो सिंचाई के लिए हम या तो फ्लड मेथड का उपयोग कर सकते हैं या तो हम स्प्रिंकलर द्वारा भी पत्ता गोभी की खेती कर सकते हैं। किसान भाई, यदि हम स्प्रिंकलर या ड्रिप सिंचाई का उपयोग करते हैं तो इसमें हमें जो सिंचाई की लागत कम आती है, साथ में ही जो सिंचाई की जो पानी कम मात्रा में हम उपलब्ध करा सकते हैं। इसके लिए हमें ड्रिप से यदि सिंचाई करते हैं तो फर्टिगेशन भी साथ में कर सकते हैं। इसमें जैसे कि जो सूक्ष्म पोषक तत्व है, मोलिब्डेनम है और जिंक है, और साथ में ही जैसे एनपीके जैसे 19-19 आता है, इसको हम घोल के ड्रिप द्वारा दे सकते हैं। किसान भाई, इसके बाद में आता है खाद उर्वरक के लिए आप बहुत जो बेसिक उर्वरक है इन्हें आपने खेती की तैयारी के समय ही मिला दिया होगा तथा उर्वरक जो यूरिया की मात्रा जो बची होगी आप इसे टॉप ड्रेसिंग के रूप में करीब 1 महीने से 1.5 महीने के फसल में दे सकते हैं। यूरिया को हम दे देते हैं तो जो पीलापन है दूर हो जाता है। किसान भाइयों, पत्ता गोभी की फसल को कीट और रोग भी अधिक नुकसान पहुंचाते हैं, तो आप इनकी पहचान कर नियंत्रण कैसे करेंगे, इसकी समस्त जानकारी कुछ इस तरह से है। इसमें जो कीट और बीमारियां काफ़ी नुकसान पहुंचाते हैं, इसमें हम जैसे डायमंड बैक मोथ है, ये सुनहरे रंग की इल्ली होती है जो कि काफ़ी नुकसान पहुंचाती है। किसान भाई, इसके रोकथाम के लिए हमें इंडोहेक्साकार्ब 200 ग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से यदि स्प्रे करते हैं, साथ में हमें 300 से 400 लीटर पानी इसमें मिला के स्प्रे करना चाहिए, तो दवा का अच्छा प्रभाव पड़ता है। किसान भाई, इसके बाद में माहू आता है। माहू भी काफ़ी नुकसान पहुंचाता है। यह भूरे सुनहरे या हरे रंग का कीट होता है जो पत्तियों की सतह पे चिपका रहता है तथा काफ़ी नुकसान पहुंचाता है। किसान भाई, इसके नियंत्रण के लिए एसीफेट 100 ग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से इसका छिड़काव करना चाहिए। किसान भाई, इसके बाद में आता है सेमी लूपर इल्ली, जिसे अर्धकुंडली इल्ली भी कहा जाता है। यह एक कुंडली बना के चलती है और ये पत्तियों को खाती है, काफ़ी नुकसान पहुंचाती है। इसके नियंत्रण के लिए हमें इम्नामेक्टिन बेंजोएट 100 ग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से इसका छिड़काव करना चाहिए। इसके बाद में काली सड़न बीमारी, इसके कारण जो जड़ें हैं तथा जिसका जो तना है यह सड़ने लगता है। इसके नियंत्रण के लिए हमें कासुगामाइसिन
प्लस कॉपर ऑक्सीक्लोराइड 250 ग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से इसका छिड़काव करते हैं तो नियंत्रण हो जाता है। इसके बाद में जैसे कि मृदुलासिता, जैसे कि डाउनी मिल्ड्यू कहा जाता है, यह भी काफ़ी नुकसान पहुंचाता है। इसके नियंत्रण के लिए हमें कॉपर ऑक्सीक्लोराइड के घोल का 300 ग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से छिड़काव करना चाहिए किसान भाई। इसके बाद में आता है पत्ती धब्बा रोग। पत्ती धब्बा रोग पत्तियों पे धब्बे पड़ने लगते हैं तथा वहाँ का क्लोरोफिल कम होने लगता है किसान भाई। इसके नियंत्रण के लिए हमें 500 से 750 ग्राम प्रति एकड़ मैनकोजेब दवा का छिड़काव करना चाहिए। इससे इसका नियंत्रण हो जाता है किसान भाई। इन्हीं सब बातों का ध्यान हम खेती में रखते हैं तथा समय समय पर कृषि क्रियाओं पर विशेष ध्यान देते हैं तो अच्छा उत्पादन प्राप्त कर सकते हैं। ब्रेक के बाद आप सभी दर्शकों का अन्नदाता में स्वागत है। चलिए अब रुख करते हैं अगली कड़ी की ओर। हमारे राज्य में मेथी की खेती हरी सब्जी और दाना दोनों के लिए करते हैं, लेकिन जो किसान भाई दाने के लिए मेथी की खेती करना चाहते हैं वह इसकी उन्नतशील प्रजातियों का चयन कर मेथी की वैज्ञानिक तकनीक से बुआई कैसे करें, इसकी समस्त जानकारी के लिए आइए मिलते हैं डॉक्टर विजय कुमार यादव से। मेथी की खेती के बारे में हम बात करते हैं तो हमें ये जानना जरूरी है कि इसके लिए हमको किन किन बातों का विशेष ध्यान रखने की जरूरत है। किसान भाइयों, मेथी की खेती से अधिक उपज मिले इसके लिए सबसे जरूरी है कि आप क्षेत्र के अनुसार उन्नत किस्मों का चयन कर बुआई करें। परंतु मेथी की कौन कौन सी उन्नत किस्में हैं इसकी जानकारी के लिए मिलते हैं। बहुत ही उन्नत किस्में विकसित हो चुकी हैं और अगर किसान भाई इसका इस्तेमाल करते हैं तो उन्हें उत्पादन भी अच्छा मिलता है। इन उन्नत किस्मों के आपको नाम बताता हूँ। लाम सिलेक्शन 1 के नाम से आती है, RMT 1, RMT 143 है और पूसा कसूरी। इस तरह की कुछ किस्में हैं जो कि उन्नतशील किस्में हैं और इसमें आपको उत्पादन अच्छा मिलता है। मेथी की फसल से अधिक पैदावार लेने में खेत की तैयारी और खाद व उर्वरकों का महत्वपूर्ण योगदान है। तो इसके लिए किसान कौन सी खाद व उर्वरक ले और कितनी मात्रा में खेत में डालें, इसकी जानकारी के लिए मिलते हैं। मेथी की खेती के लिए किसान भाई जो है उचित जल निकास वाली जो रेतीली दोमट मिट्टी है उस तरह की भूमि का चयन करें, क्योंकि जहाँ पे भी जल निकास अच्छा होगा वहाँ पे आपके पौधे भी स्वस्थ रहेंगे और उनकी बढ़वार भी अच्छे से हो पाएगी। जो आप चयन कर रहे हैं वहाँ का pH मान भी जो करीब 6 से 7 हो। हमको पुराने जो हमारे फसल के अवशेष बचे हुए हैं पहले आप उनको निकाल दें, फिर भूमि को 2 से 3 जुताई कल्टीवेटर या देसी हल के माध्यम से करने के पश्चात किसान भाई उसमें पाटा लगा दें। जब हम मिट्टी तैयार कर लेते हैं, खेत की तैयारी कर लेते हैं तो हमको खाद और उर्वरक भी देने की ज़रूरत पड़ती है। आप खाद के रूप में अच्छे सड़े गोबर की जो खाद है 100 से 150 क्विंटल पर हेक्टेयर के हिसाब से इस्तेमाल करें। मेथी की फसल जो है एक दलहनी फसल है। दलहनी फसल है इसलिए इसमें नत्रजन की मात्रा जो है हम लोगों को बहुत अधिक डालने की आवश्यकता नहीं होती है। तो ऐसी स्थिति में हमको नत्रजन जो है 20 किलो, फास्फोरस जो है 40 से 50 किलो और जो पोटास की मात्रा है वो आप 20 से 30 किलो प्रति हेक्टेयर के हिसाब से देंगे। तो नत्रजन की जो मात्रा है वो हम बुआई के समय आधी देते हैं, जबकि फास्फोरस एवं पोटास की पूरी मात्रा हम शुरुआत में दे देते हैं। और जो बची हुई नत्रजन की मात्रा है वो किसान भाई जब भी अपने खेत में मेथी की फसल की कटाई करते हैं तब उस कटाई के पश्चात आप बची हुई शेष मात्रा को छिड़काव के द्वारा आप दे सकते हैं। अब किसान भाई को बुआई किस तरह से करनी है। वैसे तो मेथी की बुआई छिटकवा विधि से भी लोग करते हैं और कतार में भी करते हैं, लेकिन अगर आप कतार में बोनी करेंगे तो आप उससे आपके बीज दर जो है वो भी कम लगेगी और उत्पादन भी हमको अच्छा मिलता है। अगर हम कतार से कतार की बोनी करते हैं तो हमको 25 से 30 किलो जो है बीज लगभग लगता है। और अगर छिड़काव विधि द्वारा किसी किसान भाई ने बीज की बुआई करना है तो उसमें बीज की मात्रा थोड़ी सी ज़्यादा लगती है, वो लगभग 35 किलो के आसपास लगती है। किसान भाइयों, मेथी की फसल को कीट व रोगों के प्रकोप से बचाव का सबसे सस्ता व अच्छा उपाय है बीजोपचार। तो इसके लिए कार्बेंडाजिम दवा 3 ग्राम से प्रति किलोग्राम बीज को उपचारित करें। बोनी के लिए आपको ये ध्यान रखना है कि जो हमारी फसल की बुआई है उसके लिए कतार से कतार के बीच जो दूरी है वो 25 सेंटीमीटर रखें एवं जो पौध से पौध की दूरी है वो लगभग 10
सेंटीमीटर होना चाहिए और बीज भी बहुत अधिक गहराई पे नहीं बोना चाहिए। 4 से 5 सेंटीमीटर जो है उपयुक्त है। आप उससे ज़्यादा अगर गहरा बोएंगे तो फिर बुआई के बाद उसके बीज के अंकुरण में दिक्कत आती है। किसान भाइयों, मेथी की बुआई के बाद कौन कौन से कार्यों को करना जरूरी है, इस हेतु सुझाव के लिए आइए मिलते हैं। अब जब हम अपनी फसल की बुआई कर देते हैं तब हमारी फसल में एक सबसे अधिक समस्या आती है। अन्य खरपतवार के पौधे भी होते हैं जो उगते हैं, हमारी फसल के साथ ही आते हैं, उनका नियंत्रण हमारे लिए बहुत आवश्यक होता है। तो किसान भाई देखते हैं, पहली निदाई गुड़ाई आप 25 दिन पे करें और उसके 15 दिन के अंतराल के बाद आप दूसरी, और इस तरह से खेत में खरपतवार की उपस्थिति के हिसाब से हर 15 दिन के अंतराल पे आप चाहें तो खरपतवार का नियंत्रण कर सकते हैं। कि हमको सिंचाई पे भी विशेष ध्यान देना है। तो मेथी की खेत में आपको हल्की सिंचाई देनी है, बहुत अधिक सिंचाई की आवश्यकता नहीं होती। अगर आपने अधिक सिंचाई दे दी और जल भराव की स्थिति आती है तो वहाँ आपके पौधे भी पीले हो जाएंगे और खेत में बढ़वार भी रुक जाती है। तो किसान भाई जो है खेतों में हल्की सिंचाई करें। तो इस तरह से आप मेथी की खेती कर सकते हैं और अच्छा उत्पादन प्राप्त कर सकते हैं। धन्यवाद। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी दर्शकों का अन्नदाता कार्यक्रम में स्वागत है। बढ़ते हैं अगली प्रस्तुति की ओर। प्रदेश के बहुत से किसान भाई गाय भैंसों का पालन करते हैं, लेकिन अक्सर पशुपालकों से यह सुनने को मिलता है कि पशुओं को साल भर हरा चारा नहीं मिल पाता है और जो पशुपालक आहार बाजार से खरीदकर पशुओं को खिलाते हैं वह काफी महंगा पड़ता है। लेकिन आज हम आपको प्रगतिशील किसान विमल कुमार यादव से मिलवाने जा रहे हैं, जो कि अजोला तैयार करके अपने पशुओं को खिलाते हैं। तो आइए मिलते हैं इन्हीं से। मेरे घर पे ओजोला का जो है घास लगा हुआ है, उस घास को मैं पिछले 5 साल से उपयोग कर रहा हूँ। 5 साल में मुझे जो लगा कि किसान की सबसे ज़्यादा जो पशुओं की जो लागत थी वो पशुआहार में जाती थी, और पशु का जो उत्पादन था उसमें फिर भी पशुआहार जो देख करके विभिन्न प्रकार के पशुआहार जो आते थे वो सही नहीं थे। तो घर पे जो तैयार किया गया घास है उसमें जो पशुआहार की जो पौष्टिकता मिल रही है वो सबसे ज़्यादा उपयोगी मेरे लिए रही है। मैं ये मान रहा हूँ कि मेरे जो पशुआहार की जो लागत थी उसको मैंने आधे से अधिक कम की है और उसमें ओजोला का उपयोग बढ़ाया है। मैं प्रति जानवर को 2 किलो एवरेज ओजोला घास खिला रहा हूँ। उससे जो मुझे जो बांट देना था उसका मैंने आधा उपयोग किया। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि अजोला किसानों का सच्चा मित्र है। सबसे ज्यादा आश्चर्य की बात यह है कि अजोला पूरी तरह 100% पर्यावरण मित्रवत है तथा इसका कोई भी भाग बेकार नहीं जाता। अतः आप भी अजोला की खेती कर सकते हैं। इस अद्भुत व विलक्षण गुणों वाले पौधे को आप अपने प्रक्षेत्र या घर के आसपास उगाकर लंबे समय तक लाभ प्राप्त कर सकते हैं। और किसान के लिए इसमें कुछ भी लागत नहीं आ रही। किसान को एक साधारण तरीके से निर्माण करना होता है और उसमें ओजोला का बीज तैयार करना होता है और वो डेली उसको उपयोग में ले लेता है। सबसे बड़ी बात ये रही कि गर्मियों के दिनों में जो पशु को जो गर्मी सताती थी और जिससे परेशान होता था, ओजोला आप उपयोग करते हैं तो आपको गर्मी में पूरा का पूरा दूध मिलेगा, पशु का पूरा जो है हेल्थ सही रहेगी और आपको दूध का उत्पादन भी गर्मी में जो घट जाता है वो बरकरार रहेगा। ये बहुत अच्छा फायदा है ओजोला घास के लिए। मैं जो है आपको ये जानकारी दे रहा हूँ कि पशुओं को ये जो ओजोला घास खिलाने के लिए साधारण सा तरीका है कि शुरू में जो है ना पशु आहार जब हम खिलाते हैं तो जैसे ही आप ओजोला की शुरुआत करोगे तो जानवर सीधे तरीके से नहीं खाएगा। उसके लिए आपको ये करना है कि पहले जो आप पशु आहार जो दे रहे हैं जानवर को उसमें थोड़ा सा मिक्स कीजिए और उसको कुछ दिनों तक थोड़ा थोड़ा खिलाइए। उसके बाद में वो आदी हो जाएगा, चाहे उसके बाद में आप वो कोरा भी खा लेगा। उसमें देने के लिए आपको ये ज़रूर सावधानी बरतनी पड़ेगी कि आप ये देखेंगे कि जब क्यारी से आप ओजोला निकाल रहे हैं तो उसको एक साधारण सी जालीदार चलनी लेनी पड़ेगी। उसमें सिर्फ ओजोला का ऊपर से उठाना पड़ेगा, उसमें नीचे से गोबर की कंक्रीट या कोई मिट्टी नहीं आए और उसको आप सीधा ऊपर से उठा करके बड़े बड़े करेंगे। उसको आप पानी से 2 बार धोएंगे और फिर आप उसको अच्छी तरह धोने के बाद में जो अपना बांट की परात है उसमें पशुआहार के साथ में थोड़ा मिक्स करेंगे और फिर पशुआहार को खिलाएंगे तो जानवर अच्छी तरीके से खा लेगा। इसमें जो जानवर को जब आप खिला रहे हो तो सबसे अच्छी बात ये होती है कि जानवर की जो पानी की पूर्ति है वो बहुत अच्छी मात्रा में होती है। इसमें आपको कतई परेशानी नहीं होगी कि आप जब भी जानवर को खिलाएंगे तो वो
पानी जो अगर कम भी पी रहा है या गर्मी का जो टाइम है तो उसमें जो हाँफने की जो बीमारी होती है जानवर में वो भी नहीं होगी, और दूध जो आपको घटता है गर्मी में वो भी नहीं होगा। और इससे भी अधिक रोचक तथ्य ये भी है कि अज़ोला न केवल दुधारू पशुओं के लिए एक सर्वोत्तम व उचित आहार है, बल्कि पशुपालन से संबंधित दूसरे आयामों जैसे बकरी पालन, भेड़ पालन, सूकर पालन, खरगोश पालन, साथ ही साथ मुर्गी पालन, बतख पालन, बटेर पालन आदि के लिए भी एक सर्वगुण संपन्न पौष्टिक आहार है। इसमें प्रोटीन की मात्रा भी बहुत अच्छी होती है, पोटास भी मिलता है, 12% इसमें फाइबर होता है, 16% राख होती है, और कैल्शियम जो है वो इसमें 1.16% होता है। प्रोटीन की मात्रा की 22% होती है। ये पशु के लिए बहुत ही आवश्यक है, और मैं चाहूँगा किसान भाइयों के लिए कि आप सब लोग ओजोला का अधिक से अधिक उपयोग करें, और आने वाले समय में ओजोला से आप अपनी पशुधन को बहुत अच्छी बचा सकते हो और उसका बहुत अच्छा उपयोग कर सकते हो। धन्यवाद। अन्नदाता हेल्पलाइन निशुल्क फोन संपर्क सेवा के माध्यम से आपके द्वारा पूछे गए प्रश्नों में से एक या दो महत्वपूर्ण प्रश्न को हम अपने कार्यक्रम में शामिल करते हैं। इसी के तहत आज का चयनित प्रश्न और उसका जवाब इस प्रकार है। निःशुल्क अन्नदाता हेल्पलाइन में हमने जिस प्रश्न को शामिल किया है उसे पूछा है। ग्राम काचरोट, जिला इंदौर के अवधेश पाटीदार ने आपने आंवला के बागों में किए जाने वाले जरूरी कार्यों पर जानकारी चाहिए है, तो इसके लिए देखिए कार्यक्रम का यह अंश। हाँ भाइयों, ऐसा है कि आंवले के बारे में अपन जो चर्चा कर रहे हैं, आंवला वैसे तो सामान्य रूप से सामान्य परिस्थितियों में होने वाला पौधा है, पर अगर आप इसमें समुचित मात्रा में पोषक तत्व देंगे, जो है वो प्रति पौधा आप ये समझिए कि करीब करीब 15 से 20 जो है वो किलो आपका जो है वो गोबर का सड़ा हुआ खाद, या 15-20 किलो वर्मी कंपोस्ट, करीब करीब जो है वो एक पौधे में 100 से 150 ग्राम यूरिया, 200 से 250 ग्राम सुपर फास्फेट, और करीब करीब जो है वो 100-150 ग्राम आपका पोटास देते हैं। उसके साथ हड्डी का चूरा, नीम की खली, और इस तरीके से सारी चीज़ें देके और भरपूर अगर आप सिंचाई की व्यवस्था करते हैं तो पक्का मानिए कि 3 साल में आंवले का नवीन पौधा आपको फल देने की परिस्थितियों में मतलब जो है वो बदल जाएगा। 3 साल में आंवला का फल मतलब जो है मिलना प्रारंभ हो जाता है। किसान भाइयों, आंवला के बाग में कई तरह के खरपतवार आते हैं, जिनकी वजह से बाग में कीट और रोगों का प्रकोप होता है। साथ ही साथ यह आंवला के पौधों से पोषक तत्वों के लिए प्रतिस्पर्धा करते हैं। इसलिए आप इन खरपतवारों की समय समय पर निराई गुड़ाई कर बाग को खरपतवारों से मुक्त रखें, जिससे आंवला के फलों का अधिक उत्पादन मिल सके। आंवला में सिंचाई की वैसे कोई बहुत आवश्यकता नहीं है, भरपूर पानी इस साल गिरा है, पर फिर भी चूँकि अब पानी का मतलब जो है वो वर्षा का काल ख़त्म हो गया है, तो अब विशेष रूप से ध्यान रखते हुए इस बात को मतलब जो है वो ध्यान रखें कि अगर आपके आंवले में फल आ गया है तो उसमें मतलब जो है खाद के साथ साथ पोषक तत्वों के साथ साथ सिंचाई की भी आप विशेष रूप से मतलब आवश्यकता पूरी करें, ध्यान रखें, तो फल बढ़ने की जो अवस्था है वो जल्दी हो जाएगी। कहना चाहिए कि इसमें कोई विशेष रूप से कोई रोग और कीट नहीं लगते हैं, फिर भी फल मक्खी कभी कभी इसमें प्रकोप कर सकती है, और जैसे टाइफाइड का भी प्रकोप हो जाता है। छाल भक्षी कीट, इस कीट का प्रकोप आंवला के जिन बागों की ठीक से देखभाल नहीं होती है उसमें अधिक होता है। इसके लार्वे प्ररोहों, शाखाओं एवं मुख्य तने की छाल को खाते हैं और आंवला के तने में छेद भी करते हैं। अधिक प्रकोप होने पर पेड़ों की वृद्धि रुक जाती है, जिसके कारण पुष्पन और फलन प्रभावित होता है। इस कीट के नियंत्रण के लिए सबसे पहले बाग को साफ सुथरा रखना चाहिए और आवासीय छिद्रों को साफ करके उसमें तार डालकर लार्वे को नष्ट कर देना चाहिए। इसके अलावा रुई को केरोसिन तेल या पेट्रोल में भिगोकर छिद्र में डालकर गीली मिट्टी से बंद कर देना चाहिए। और फलों के ऊपर मतलब जो है इस तरीके से स्पॉट बनने की प्रक्रिया बन सकती है, तो उस बात को ध्यान रखते हुए और आप जो है एक फफूंदनाशक और एक कीटनाशक, कोई भी कार्बन डाइजन मैनकोजेब फफूंदनाशक के रूप में और मोनोक्रोटोफास आपका जो है कीटनाशक के रूप में मिलाकर आप छिड़काव कर सकते हैं, और उससे फल
सुंदर, स्वस्थ, बढ़िया बने होंगे। आंवला के बाग में एंथ्रेक्नोज रोग का प्रकोप। यह रोग आंवले की पत्तियों और फलों पर पहले छोटे गोल धब्बे की तरह नजर आते हैं। धब्बों का मध्य भाग हल्का भूरा तथा काले पिन के सिरे से उभार सहित दिखाई देता है। इसके रासायनिक नियंत्रण हेतु कॉपर ऑक्सीक्लोराइड की 3 ग्राम मात्रा प्रति लीटर पानी की दर से घोलकर छिड़काव करना चाहिए। अगर बाय द वे किसी कारण से रासायनिक दवा का उपयोग नहीं करना है और आप जैविक रखना चाहते हैं तो उसमें नीम की पत्ती, नीम की निबोली को कुचल के आप डाल दें। उसमें अकौआ है, धतूरा है, आपका जो है अमरूद का पत्ता है, आपकी चिरोल का पत्ता है, इस तरीके से 10 पड़नी मिला के, और मतलब जो है वो अगर और तेज करना है तो थोड़ा हरी मिर्च, लाल मिर्च भी उसमें कुचल के आप डाल के छान के, और इसको भी आप कर सकते हैं। तो ये भी आपको कीट नहीं लगने देगा और मतलब जो है वो आपका जैविक आंवला पैदा होगा, तमाम सारी चीज़ें का ध्यान रखते हुए, और इस तरीके से करके मतलब जो है वो आप ध्यान रखें। आइए अब एक नजर डालते हैं राज्य के कुछ चुनी हुई मंडियों के प्रमुख फसलों के बाजार भाव पर। किसान भाइयों, अन्नदाता आपकी सेवा के लिए संकल्परत है। कृषि संबंधित समस्या और सुझावों के लिए आप हमें इस पते पर संपर्क कर सकते हैं। प्रोड्यूसर अन्नदाता, न्यूज 18 मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, रामोजी फिल्म सिटी, हैदराबाद 501512। साथ ही आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। हमारा ईमेल है p18annadatamp@nw18.com। इसके अतिरिक्त आप हमें निशुल्क हेल्पलाइन नंबर 18004192 पर सोमवार से शनिवार सुबह 10 से शाम 4 बजे के बीच संपर्क कर सकते हैं। किसान भाइयों, अब समय हो रहा है आपसे विदा लेने का, तो हमारी अन्नदाता टीम को दीजिए इजाजत। कल फिर आपसे मुलाकात होगी कृषि संबंधित कुछ और महत्वपूर्ण जानकारियों के साथ। नमस्कार।